नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ से तमर झा में। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा मिशन गणित के तहत क्लास 8वीं के लिए 30 नंबर का सत्र 2023-24 के लिए ये प्रैक्टिस पेपर अभ्यास पत्र दिए गए हैं। ये पेपर उसी तरह से डिजाइन किए गए हैं जैसे आपको आगामी एग्जाम में आने वाले हैं। यानी यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। क, ख, ग, घ, ङ। क में 1 अंक वाले प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न, और 2 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। 2-2 अंक के, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है लेकिन 2 अंक के प्रश्न है। खंड ग में 3 अंक के मतलब प्रश्न संख्या 6 3 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 7वां प्रश्न 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और 8वां और 9वां स्रोत आधारित यानी केस स्टडी बेस्ड सवाल दिए गए हैं। आइए देखें, यहाँ पे पहला सवाल दिया है खंड क में 3.5 का दशमलव रूप 3.5% का दशमलव रूप है। तो यहाँ पे देखिए 3.4 और परसेंट है। तो पहले 3.5 इसको डेसिमल में मतलब यहाँ पे एक और 0 आ गया, और दशमलव के लिए क्या होता है, प्रतिशत के लिए 1/100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 1 2 3 0। तो यानी 3 अंक बाद दशमलव पीछे जाए। यहाँ पे देखिए 5 और 3 है, 1 अंक और चाहिए 0। अब यहाँ पे दशमलव देंगे तो ये हो गया हमारा 0.035, जो कि आंसर सी में है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे x का गुणांक देखें। यहाँ पे देखिए 8 माइनस एक्स और प्लस वाई। x को किस चीज से गुना किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 से गुना किया है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1 लिखे। तो ये ऑप्शन बी। किसी कक्षा में 25% विद्यार्थी अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 40% गणित को पसंद करते हैं। यदि शेष विद्यार्थी विज्ञान को पसंद करते हैं तो विज्ञान को पसंद करने वाले कितने प्रतिशत छात्र? आपको ये पता होना चाहिए जो कुल प्रतिशत जो होता है, कुल प्रतिशत 100 होता है, 100% होता है, 100% जिसको कहते हैं। तो अंग्रेजी अंग्रेजी पसंद कितने करते हैं? अंग्रेजी पसंद करते हैं 40%, 25%। यहाँ पे 25% हो गया। और गणित पसंद करते हैं 40%। ये 40% हो गया। तो इस दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 65। शेष विद्यार्थी मतलब शेष जो है विज्ञान, तो देखिए कुल तो 100 है, 100 में से 65 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 35%, जो कि आंसर आपको 35% दिया हुआ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इसका गुणनखंड लिखिए। जैसे 5xy + 10x है, तो किस पहाड़े में दोनों आ रहा है? पहले ये देखिए 5 के पहाड़े में दोनों आ रहा है और x भी कॉमन है, तो इधर से 5x ले लिया तो इधर से बचा y, और इधर से 5 दूनी बीच में प्लस है और x हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया आंसर 5xy + 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत के विकर्ण क्रमशः ये और ये दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात। तो आयत का विकर्ण क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। आयत का विकर्ण जो होता है बराबर होते हैं।
तो यानी ये और ये बराबर होगा, तो यानी 2x + 1 = 3x - 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 1 + 1 = 3x। अब ये इसको उधर ले जाए, तो ये तो 1 1 2 हो गया, और 3x - 2x, तो यानी x बराबर में 2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। कह रहा है दी गई आकृति एक चतुर्भुज आकार के खेत को दर्शाएगा, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो खेत के आकार यहाँ पे तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब दी गई आकृति का क्षेत्रफल एक बार इसका क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल, तो दोनों के लिए आधार सेम रहेगा, दोनों के लिए आधार सेम रहेगा यहाँ पे। तो आधार आपका 24 है। एक ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार ये त्रिभुज है, तो इसका हो जाएगा 1/2 और आधार क्या है 24 और गुने 13। फिर दूसरे का 1/2 गुने आधार 24 है और ऊंचाई 3 है, तो 1/2 गुने 24 कॉमन आ जाएगा और 13 जमा 3, सॉरी यहाँ पे 8 है, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 12 गुने ये 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 252। कह रहा है अब अगला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड पहले 256 लिखिए, 256 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से जाएगा तो यह हो जाएगा 1 2 8, फिर 2 से डिविजिबल है तो यह हो जाएगा 6 4, फिर 2 से डिविजिबल है तो यह हो जाएगा 32, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा तो यह 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से करेंगे तो ये 4, फिर 2 से करेंगे तो ये 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो इस तरह 2 5 6 बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार 2 है, 3 4 5 6 7 8। तो इसका वर्गमूल करते तो यानी वर्गमूल ऐसे लिखते हैं, तो ये इसमें से 2 का पेयर 2 में से 1 आएगा, 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 है। तो यानी लिखेंगे 256 का वर्गमूल, जैसे पेपर में पूछा जाए वैसे ही आंसर दें, 16 है। नेक्स्ट सवाल है, एक मोटरसाइकिल 84,000 रुपये में खरीदी गई, 10% वार्षिक दर से इसका मूल्य अवमूल्यन हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं तो वहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे समय हो जाएगा 2 वर्ष है, और मूलधन है 84,000 और रेट है 10% की कमी हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद या तो इसको पहले साल में
कर ले, फिर दूसरे साल में करे। यानी इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 84,000 रुपये का प्रथम वर्ष में अवमूल्यन क्या हो जाएगा, 84,000 का 10% घटेगा, 10/100, तो एक एक एक, तो ये हो जाएगा 8,400 रुपये। तो 84,000 का प्रथम वर्ष के बाद मूल्य का प्रथम वर्ष के अवमूल्यन के बाद, यहाँ पे 84,000 नहीं, मोटरसाइकिल का प्रथम वर्ष के अवमूल्यन के बाद मूल्य कितना रह जाएगा, यह हो जाएगा 84,000 में से इसको घटाए, 84,000 माइनस 8400 घटाएंगे तो 1 0 1 0 2 0 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 80 में से 8 गया, मतलब ये तो हो जाएगा आपका 3, एक इधर हमने ले लिया, तो 13 में से 8 गया, तो 8 5 13, और ये 7,000 मतलब 75,600। और द्वितीय वर्ष में अवमूल्यन क्या हो जाएगा, इसका 10%, 7,5,6,0,0 का 10%, तो यानी 7,5,6,0,0 गुने 10/100 करेंगे तो 1 0 1 0 के, तो यह हो जाएगा 7,5,6,0। तो 2 वर्ष बाद मोटर साइकिल की कीमत या मूल्य क्या रह जाएगी, 7,5,6,0,0 माइनस 7,5,6,0 घटाएंगे तो ये 0 4, ये 10 में मतलब ये हो जाएगा 5 में से 5 गया तो 0, फिर ये 5 बचा, 5 तो 15 में से 7 गया तो 8, और ये 6, ये इतना रह जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले लगाते हैं तो सीधे आंसर आ जाएगा, 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 84,000, और इसको 100 माइनस दर कितना है, 10/100 कर ले, यानी यहाँ पे पावर में 2 हो जाएगा। यानी इस तरह का फॉर्मूला होता है, P इंटू 100 प्लस R, या यहाँ पे अवमूल्यन है तो माइनस R अपॉन में 100 अपॉन में T, तो ये हो जाएगा 84,000, और ये 90/100 गुने 90/100, तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 840 इंटू 9 इंटू 9, आंसर आएगा 68040, ये हो गया, और रुपये का चिन्ह, तो ये आंसर आ गया। चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, दोनों में समान आंसर है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि 1,000
1024 पूर्ण घन है। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 1 0 2, पहले 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 512, फिर 2 से जाएगा 256 होगा, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 128, फिर से 2 से डिवाइड करने के बाद ये 64, फिर 2 से डिवाइड करने के बाद 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से 1। अब देखिए पूर्ण घन के लिए क्या चाहिए, 3 3 का पेयर, 3 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये अलग है। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1024 बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पूर्ण घन के लिए 3 3 का पेयर चाहिए, 3 3 3, तो ये नहीं है, एक अनपेयर हो जाता है, एक रह जाता है, तो लिखेंगे 1024 पूर्ण घन नहीं, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पतंग के कोई 2 गुण लिखिए। जो पतंग है, तो यहाँ पे हमने पतंग बनाया है, तो पतंग में पतंग के गुण क्या क्या होते हैं देखिए। एक तो जो इसको कहते हैं हम विकर्ण, यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये पतंग का विकर्ण होता है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। और दूसरा जो होता है, ये और ये एक समान होता है, आसन्न भुजाएं का जोड़ा समान होता है, ये और ये बराबर होता है, और कोई भी एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। तो लिखेंगे इसके 2 गुण, पतंग के गुण, आसन्न भुजाओं का जोड़ा आसन्न भुजा यानी एक कॉमन वर्टेक्स हो, दोनों के भुजाओं का जोड़ा बराबर होता है। इसकी दूसरा इसकी कोई भी भुजा समान एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। तीसरा, इसके विकर्ण न, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। तो इस तरह से कोई 2 आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है, इस का गुणनखंड कीजिए तथा a बराबर 1 और b बराबर में -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले a का पावर 4 है प्लस 2a² b² प्लस b का पावर 4 है। तो इसका गुणनखंड हम करेंगे, पहले तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर प्लस 2a² b² प्लस b² का स्क्वायर। तो आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर की तरह हो गया, तो ये हो गया a² प्लस b² का होल स्क्वायर। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² प्लस b² फिर a² प्लस b²। ये हो गया इसके गुणनखंड।
अब a बराबर में 1 और b बराबर में -1 रखने पर, अब a बराबर में 1 तथा b बराबर में -1 रखने पर गुणनखंड में रख दीजिए। तो a की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ भी यही होगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और इधर भी 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित रेखा आलेख विभिन्न वर्षों के दौरान एक परियोजना के लिए काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। तो किस वर्ष श्रमिकों की संख्या न्यूनतम थी? तो सबसे कम, देखिए ये श्रमिकों की संख्या यहाँ पे दिख रही है, सबसे कम है, तो लिखेंगे 2006। वर्ष 2004 और 2006 में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 2004 को यहाँ पे मिला रहा है, यानी 600 हो गया, और 2006 में काम पर रखे गए श्रमिक यहाँ पे 100, तो यह कुल योग हो जाएगा 700, यानी लिखेंगे ऐसे 2004 में काम पर रखे गए श्रमिक कितने हैं? 600, और 2006 में काम पर रखे गए श्रमिक ये 100 है, तो कुल हो जाएगा ये 700, तो आंसर आ गया 700 यहाँ। 2001 और 2004 तक काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। तो 2001 में कितना था? 200। 2001 में 200 था, और 2004 में 600 हो गया। तो अंतर कितना आ गया? कितने की वृद्धि हो गई? वृद्धि 400 की वृद्धि हो गई, और आधार वर्ष यही है, तो कितने की वृद्धि हो गई? वृद्धि प्रतिशत, जैसे हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालते हैं, तो वैसे ये हो गया वृद्धि अपॉन में आधार वर्ष, यानी आधार वर्ष, आधार जिसका है, और इंटू 100 गुने 100 हो जाता है। तो वृद्धि यहाँ पे 400 की हुई, और आधार क्या था? आधार वर्ष के ये था 200 गुने में 100, तो ये दुगना हो जाएगा, यानी 200% की वृद्धि। तो यहाँ पे लिखिए 200% की वृद्धि हुई, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर की सलाह के अनुसार रिया के दादाजी रोजाना टहलने के लिए एक आयताकार पार्क में जाते हुए सुबह और शाम को 5-5 चक्कर लगाते हैं। पार्क का ये दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई। तो दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो x + 20 -x, और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1, बराबर में ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 मीटर, क्योंकि ये दिया हुआ अंतर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो 21 मीटर आएगा। यदि आयत की लंबाई 30 मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बराबर 30 है, x + 20 बराबर में 30 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर आकर के घट जाएगा,
30 माइनस 20 बराबर में 10 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल x के पदों में बीजीय व्यंजक द्वारा व्यक्त कीजिए। तो पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई तो आपका x प्लस 20 दिया हुआ है और चौड़ाई x माइनस 1 दिया हुआ है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को -1 से करेंगे, x को -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -x, फिर 20 से करते हैं तो 20x और -20। तो घटाने के सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 20, ये इसका आंसर हो गया। और वर्ग मीटर नेक्स्ट इसी में दिया हुआ, यदि पार्क की चौड़ाई 39 मीटर है तो दादाजी सुबह शाम तय की गई दूरी। पार्क की चौड़ाई यानी पार्क की चौड़ाई 39 दिया हुआ है, तो पार्क की चौड़ाई ये है, तो पार्क की चौड़ाई x माइनस 1 बराबर में 39, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 40। तो ये तो चौड़ाई हो गया। लंबाई क्या है? लंबाई है x प्लस 20 दिया हुआ है, x प्लस 20 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। ये मीटर में, ये भी मीटर में। तो सुबह शाम वो 5 चक्कर लगाते हैं। सुबह तय की गई दूरी, तो सुबह में दादाजी, तो इसका जो है परिमाप क्या हो जाएगा, एक चक्कर में पार्क के एक चक्कर में तय की गई दूरी, पार्क के एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप के बराबर। यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 और ये 60 था और ये 40 है, तो ये 2 गुने 100 यानी 200 मीटर। अब दादाजी सुबह में 5 चक्कर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दादाजी द्वारा सुबह में तय की गई दूरी 5 गुने 200, 5 गुने 200 मीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसका बाहरी माप 120 मीटर, 40 मीटर, 120 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई हो गया 120 यानी L बराबर में 120 दिया हुआ है, B बराबर में 40 दिया हुआ है और H बराबर में 80 दिया हुआ है, सारे सेंटीमीटर में। और लाल रंग के और इसके पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को लाल रंग के कागज से ढकना है। लाल रंग के कागज की कीमत दिया हुआ है, इसके तल को काले कागज से ढकना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ तल की बात किया गया है, इसके तल, तो तल यानी तो बेस हो गया। तो
वांछित काले कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसकी तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है, तो 120 गुने 40, तो क्या हो जाएगा 12×4 = 48, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये चाहिए। लेकिन फिगर के हिसाब से तो दोनों दिया, ऊपर और नीचे, आप इतना ही लिखिए। पीछे वाले फलक के लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पीछे वाले जो फलक है, पीछे वाले फलक में तो क्या होगा, H होगा और ये B होगा, मतलब L होगा, तो H गुने L हो जाएगा। तो H आपको दिया हुआ है 80 और गुने 120, तो 80 गुने 120, तो 12×8 = 96, फिर ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है आपसे पार्श्व सतहों को ढकने के लिए आवश्यक कागज की कुल लागत। यहाँ पे कह रहा है जो कि पार्श्व सतहों को ढकने के लिए आवश्यक कागज की कुल लागत। तो पार्श्व सतह तो ये हो जाएगा, इसका हम जानते हैं जो ये घनाभ क्या आकार का है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, 2 × L + B × H, यानी 2, और लंबाई तो आपको दिया हुआ है 120 + 40 गुने 80, तो 2 गुने ये तो हो जाएगा 160 गुने 80, तो ये भी 160 160, 2 5 और 6 0 0, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और कह रहा है जो कि इसकी कीमत 4 रुपये प्रति 100 मीटर है। तो 4 रुपये प्रति 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 4 गुने 2 5 6 0 0 अपॉन में 100, ये 0 से 0 हो गया, फिर 6 को 4 से करेंगे तो 1024 रुपये हो गया। इसी में यहाँ पे कह रहे हैं यदि दोनों रंग के कागज की समान कीमत है तो मछली घर के वांछित फलकों को ढकने के लिए खरीदे जाने वाले कुल लागत। तो यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देख लीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × L + LB + BH + LH, अलग अलग रंग की नहीं करनी है, 2 × दोनों को साथ में ही यहाँ पे करना है, तो इकट्ठे कर ले। तो L है आपका 120 गुने 40 प्लस यहाँ पे 40 है गुने 140 गुने 80 प्लस 120 गुने 80, तो ये हो जाएगा 2। अब 12×4 = 48, 8×4 = 32 और 12×8 = 96, इस सबको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 0 0 6 2 8 8 16 9 1 10 3 13 4 17। अब इसको गुना करेंगे तो ये 0 0 6 दूनी 12 17 दूनी 34, ये इतना हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 रुपये प्रति 100 मीटर
100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कुल लागत तो 4/100 कर दे और गुने 3, 5, 2, 0, 0। अब ये 0, 0 से ये 0, 0 कट जाएगा। फिर 2 चौके 8 और 5, ये हो जाएगा 1, 4, 140, यानी 1408 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। ये था आपका सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।